हेलो एवरीवन। तो आज बात करेंगे सॉलिड स्टेट के लेक्चर 2 की। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमारे पास जो सॉलिड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन एंड सेकंड वन इज एमरफस। क्रिस्टलाइंस में जो एटम की अरेंजमेंट होती है वो सिमेट्रिकल होती है, और जो अमरफस होते हैं उनमें जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है वो अनसिमेट्रिकल होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो बेसिकली चार टाइप के होते हैं: मोलिकुलर सॉलिड, आयनिक, कोवालेंट एंड मेटालिक्स। जो मोलिकुलर सॉलिड होते हैं वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। आइए वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो आयन्स होते हैं, मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बना होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बना होगा। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बना होगा तो एटम्स के बीच में, आयन्स के बीच में जो अट्रैक्शन होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। और इसी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होता है। नेक्स्ट वन इज सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। चार्ज स्पीसीज होने की वजह से ये पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं। पोलर सॉल्वेंट लाइक H2O, तो ये क्या होंगे, पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल होंगे। हार्ड होते हैं काफ़ी और ब्रिटल होते हैं। ठीक है, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर Na का एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है 11। Na 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद Na पॉजिटिव आयन बनाता है। ऐसे ही जो क्लोरीन है वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद क्या बनाता है, क्लोरीन नेगेटिव आयन। तो जो Na पॉजिटिव आयन्स बना है और Cl नेगेटिव आयन बना है हमारे पास, ये दोनों क्या करते हैं, कंबाइन होकर क्या बनाते हैं हमारे पास आयनिक सॉलिड, जहाँ पर एक एटम होगा Na का और एक जो आयन होगा वो होगा क्लोरीन का, फिर Na और फिर क्लोरीन। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, आयनिक सॉलिड बन के तैयार होता है। इसके फर्दर बहुत सारे एग्जाम्पल है लाइक LiF, ठीक है, MgO, ये सब क्या है, ये सब आयनिक सॉलिड है। CaF2, ये सब हमारे पास आयनिक सॉलिड है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं मेटालिक सॉलिड की। तो मेटालिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो बेसिकली मेटल्स के आयन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब यहाँ पर मेटल्स आयन होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन इनके अराउंड रिवॉल्व करते रहेंगे, घूमते रहेंगे यहीं। ये हमारे पास होते हैं मेटल्स के आयन, मेटल्स आयन्स। और जो इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो क्या करते होंगे, वो यहाँ पर फ्री घूम रहे होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग होती है मेटल्स और आयंस के बीच में, मेटल और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, वो बेसिकली होती है मेटालिक बॉन्डिंग। और इस मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, और जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी हाई होती है, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से ये इनकी जो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी होती है वो काफ़ी हाई होती है, और इनकी जो थर्मल कनेक्टिविटी होती है वो भी काफ़ी हाई होती है। क्योंकि जो बेसिकली इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी होती है वो बेसिकली मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से होती है। क्योंकि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और इन्हीं की मूवमेंट की वजह से यहाँ पर क्या होता है, करंट जनरेट होता है। ठीक है, नेचर में काफ़ी हार्ड होते हैं ये। ठीक है, और बेसिकली जो सभी तरह की एलॉयज होती हैं, जो मेटल्स होती हैं, वो सब क्या है, मेटालिक सॉलिड में हम काउंट करते हैं। दो तरह की प्रॉपर्टी शो करती है, मेलेबल होती हैं और डक्टाइल होती हैं। मेलेबल का मतलब होता है कि आप किसी मेटल को हथौड़े के साथ, हथौड़े से मारने के बाद, हैमर करने के बाद उसको आप अगर पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेटल को अगर हम पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है मेलेबल। और अगर हम मेटल को वायर्स में कन्वर्ट कर सके, मेटल का वायर में कन्वर्ट होना, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टाइल। नेक्स्ट वन इज कोवालेंट सॉलिड। तो कोवालेंट सॉलिड जो होते हैं उनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो बेसिकली एटम होते हैं, मतलब ये एटम से मिलकर बने होते हैं। और इनमें जो बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है वो क्या होती है, कोवालेंट बॉन्डिंग होती है। तो कोवालेंट बॉन्ड जो बनते हैं वो बेसिकली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अगर हम H2 मॉलिक्यूल की बात करें तो H2 में क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगी, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और एक सेकंड हाइड्रोजन होगी, उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये क्या करेंगे, बॉन्डिंग करने के लिए आपस में क्या कर लेते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं।
ठीक है, तो हमारे पास कौन सा बॉन्ड जनरेट होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। ये इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है और ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। अगर इनके फिजिकल नेचर की बात करें तो ये काफी हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे डायमंड हो गया, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रेफाइट, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, कोवैलेंट मॉलिक्यूल के। इनको हम नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। ग्रेफाइट और डायमंड में क्या डिफरेंस है। जो डायमंड होता है वो बेसिकली कार्बन से मिलकर बना होता है, उनमें कार्बन एटम होते हैं और कार्बन एटम अपने नियरेस्ट 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो 4 कार्बन से जुड़ा होगा, 1 2 3 एंड 4। तो बेसिकली 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। और जो ग्रेफाइट होता है उसमें एक कार्बन एटम अपने नियरेस्ट 3 कार्बन एटम में जुड़ा हुआ होता है। जैसे अगर हम इस वाले कार्बन की बात करें तो 1 2 3, तो ये बेसिकली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। डायमंड में टेट्रागोनल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है, टेट्रागोनल, क्योंकि एक कार्बन 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनती है वो बेसिकली टेट्रागोनल होती है, टेट्रागोनल। जबकि हम ग्रेफाइट की बात करें तो उसमें जो स्ट्रक्चर बनती है वो क्या होती है, हेक्सागोनल। देखिए ये है हेक्सागोनल, ये है हमारे पास हेक्सागोनल स्ट्रक्चर यहाँ पर। इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, ये आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डायमंड हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन मूविंग इनसाइड, दस इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि इसमें मूवमेंट करने के लिए कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते। जबकि जो ग्रेफाइट होता है, इनकी जो ये पतली लेयर्स हैं, इन लेयर्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं, इन लेयर्स में मूव कर सकते हैं, और इनकी मूवमेंट की वजह से ही ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जो प्योर डायमंड होता है, प्योर डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। प्योर डायमंड काफी हार्ड होता है, काफी हार्ड होता है। जबकि ग्रेफाइट क्या होता है, ब्लैक होता है, सॉफ्ट होता है, ब्रिटल होता है एंड स्लिपरी होता है। ठीक है, जैसे हम पेंसिल की बात करते हैं, पेंसिल का जो बीच का ब्लैक वाला पार्ट होता है वो बेसिकली क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में बेसिकली हेक्सागोनल लेयर एग्जिस्ट करती हैं, और ये जो हेक्सागोनल लेयर हैं ये एक दूसरे से, ये लेयर एक दूसरे से वीक वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई होती हैं। इनके बीच में वीक वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंस है डायमंड और ग्रेफाइट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोलिकुलर सॉलिड। मोलिकुलर सॉलिड 3 टाइप के होते हैं, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, पोलर मोलिकुलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। सबसे पहले बात करते हैं हम नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड के बारे में। तो नॉन पोलर से ही जैसे नाम से सजेस्ट होता है, नाम से जैसे पता चलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो बेसिकली होती है नोबल गैसेस और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हैं तो इनके बीच में लंदन फोर्स, लंदन डिस्पर्जन फोर्स या फिर वीक वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती हैं, वीक वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वीक वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती हैं। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी लो होता है और डेंसिटी भी काफ़ी लो होती है। ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, मतलब ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होंगे। ठीक है, जो फिजिकल नेचर होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। यूजुअली ये वीक फोर्सेस होने की वजह से क्या होता है, लिक्विड स्टेट में या फिर गैसियस स्टेट में रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करते हैं। एग्जांपल जैसे H2, I2, आर्गन, हीलियम, नियोन एक्सेट्रा, ये सब क्या है, इसके एग्जांपल हैं। अगर हम इस क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है एग्जांपल के तौर पर अगर इसकी बात करें तो ये तो क्लोरीन के ये सारे के सारे क्या है, क्लोरीन एटम के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही होगी यही क्या होती है, लंदन फोर्सेज या फिर वीक वैंडरवाल फोर्सेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पोलर मोलिकुलर सॉलिड। तो पोलर मोलिकुलर सॉलिड में जो मॉलिक्यूल होता है वो बेसिकली पोलर होता है। पोलर, पोलर का मतलब उसके ऊपर एक पॉजिटिव पार्ट एग्जिस्ट करेगा और एक नेगेटिव पार्ट एग्जिस्ट करेगा। जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग होती है वो बेसिकली डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है
वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में हाई होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं उनके कंपैरिजन में जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाईली बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ये भी क्या होते हैं, बेसिकली इंसुलेटर होते हैं। ये भी क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। फिजिकल नेचर की बात करें तो ये भी क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं एज ए लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। जैसे HCl हो गया, SO2 हो गया। यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं, अगर मैं HCl के मॉलिक्यूल की बात करूं तो क्लोरीन की क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से हाई होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 होती है और जो हाइड्रोजन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी हाई है तो क्लोरीन क्या करता है, जो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की वजह से क्लोरीन के ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव। इसी तरह से अगर यहाँ पर कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा H और Cl तो इन पर भी डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से ये जो क्लोरीन है उसका दूसरे मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पर बॉन्ड शो होने लगता है। इसी को बोलते हैं हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये सब था पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड का मतलब है कि जो मॉलिक्यूल यहाँ पर होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे वो बेसिकली हाइड्रोजन होंगे और हाइड्रोजन के साथ कौन लिंक्ड होगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। मतलब हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसके पास हाइड्रोजन होगी और वो किससे लिंक कर रही होगी, एक दूसरे फ्लोरीन या फिर नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन से लिंक कर रही होगी। ठीक है, और नेचर ऑफ बॉन्डिंग जो यहाँ पर होता है वो बेसिकली होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ। इन तीनों में से अगर हाइड्रोजन किसी के भी साथ बॉन्ड बना रही है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। अगर इनके फिजिकल स्टेट नेचर की बात करें तो एज ए वोलेटाइल लिक्विड की तरह ये एग्जिस्ट करते हैं या फिर सॉफ्ट सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पर। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो पोलर और नॉन पोलर जो मोलिकुलर सॉलिड होते हैं उनके कंपैरिजन में काफ़ी हाई होता है। अगर बात करें इनके एग्जांपल की तो NH3, H2O ये सब क्या है, इसके एग्जांपल में काउंट होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मोलिक्यूल है, अगर हम उसकी हाइड्रोजन को कंसिडर करें, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ी हुई है तो हाइड्रोजन क्या करेगा, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली दूसरे मॉलिक्यूल में भी वाटर के ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज। अब एक मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल की जो हाइड्रोजन है वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगी और इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये सब इनके एग्जाम्पल थे। होप सो कि आप सबको समझ आया होगा एंड थैंक यू सो मच।